जी बेटा, पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। जो आज का टॉपिक है वो हमारा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, ये प्रूव करनी है। इससे पहले हमने ये काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी जो है वो प्रूव की थी, ठीक है, वो ही इसके अंदर यूज होगी हमारी। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी करनी है। उसके बाद हमने देखने कौन से सेट काउंटेबल होते हैं और कौन से सेट अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और फाइनली फिर हमने सीक्वेंस जो है उसको स्टार्ट करना है। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, स्टार्ट करें फिर। पार्टिसिपेंट्स 13 हैं, चलें फिर साथ साथ बाकी भी शामिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से हम ये करेंगे कि आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, मीटिंग को लॉग कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर ये ना हो कि बाकी बच्चे भी बाद में आते रहते हैं। जी उसामा, क्या क्वेश्चन आपका बेटा? सर 2 मिनट रुक जाएं, आज है अभी मंडे तो बच्चों को ऐड हो रहा है। क्यों मंडे को क्या होता है? कौन सा आप कोई कहीं जॉब वगैरह या कुछ थके हुए हैं? तो जायरा कह रही है लाइट ऑफ है, तो हर मंडे को तो नहीं होती। चलिए कोई नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इन आर एन। उसमें क्या है हमारे पास कि x प्लस वाई नॉर्म जो है वो लेस और इक्वल होता है x का नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। लास्ट टाइम हमने इसमें देखा था x डॉट वाई को, ठीक है, x डॉट वाई जो था वो लेस और इक्वल था x नॉर्म प्लस x नॉर्म डॉट वाई नॉर्म के, सही है। तो उसी को इसमें अब काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रूफ में क्या करेंगे, x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वेयर, स्क्वेयर को आप पता आप इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद दोनों की डॉट प्रोडक्ट x डॉट एक्स हो जाएगा फर्स्ट वन, सेकंड x डॉट वाई प्लस y डॉट एक्स और प्लस y डॉट वाई। एक्स डॉट एक्स जो है वो सेम है, तो ये एक्स नॉर्म का स्क्वायर है, प्लस जो एक्स डॉट वाई और वाई डॉट एक्स, ये हमने बताया था ये डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो आप वाई डॉट एक्स को एक्स डॉट वाई लिख सकते हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 × एक्स डॉट वाई आ जाएगा, और प्लस वाई डॉट वाई ये भी हमारे पास वाई नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये जो x डॉट वाई मतलब दोनों वेक्टर्स हैं वो काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक वो लेस और इक्वल होगा x नॉर्म y नॉर्म के, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लेना। तो उसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको पता है अब ये चीज़ इससे लेस है, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अब राइट से लेस देन और इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉर्म का स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2
ये चीज़ अब किससे लेस देन और इक्वल है, एक्स नॉर्म और वाई नॉर्म से, प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हमारे पास स्क्वायर बन गई, ठीक है, स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे लेस देन और इक्वल की जगह यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल है, और देन जब हम ओवरऑल आंसर लिखेंगे, ओवरऑल आंसर में हमारा फिर लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो x प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला, x नॉर्म प्लस y नॉर्म होल स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, वो कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये x प्लस वाई नॉर्म, ठीक है, विच इज लेस और इक्वल टू x नॉर्म प्लस वाई नॉर्म। तो यही देख लें, यही हमने प्रूफ करना था। जस्ट इसके अंदर एक ट्रिक है जो है काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी का, ठीक है, वो आपने याद रखना है, उससे हमने ये डायरेक्ट जो प्रूफ कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हैं, या सिंस लिख लें, सिंस फ्रॉम, या सिंस बाय यूजिंग काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी वी हैव, तो उसके बाद भी आप डायरेक्ट ये चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लेस देन इक्वल क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ जो है एक्स डॉट वाई वो लेस होती है ये वाली चीज़ से, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड से। उसके बाद जो ये राइट हैंड साइड है वो अब इक्वल होगी इसके राइट हैंड साइड के, और जब ओवरऑल आंसर लिखेंगे, ओवरऑल आंसर में फिर आपका वो लेस देन इक्वल, जो इनइक्वालिटी एक बार भी यूज होगी फाइनल आंसर में वो इनइक्वालिटी हमारी आ जाएगी, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, थोड़ा सा गला खराब है आज, तो आवाज़ आपको इसी तरह की आएगी, तो उसको आपने भी मैनेज करना है। जी ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। उसके बाद फिर हमने जो आज का जो मेन टॉपिक है काउंटेबल सेट, वो क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी है जो आपको वो भी फिर आपने उसको सॉल्व करना है। ये बेटा इक्वल हमने हर स्टेप को उससे अगले स्टेप के हिसाब से, ठीक है, दोबारा सुन लें। अब देखें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अब इसके बाद ये साइड जो है ये और ये इक्वल है आपस में, देन ये और ये आपस में इक्वल है, लेकिन दिस वन, ये जो ग्रीन वन है और ये वाला ग्रीन, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, वो लेस देन का है, ठीक है, लेस देन और इक्वल का, कि ये चीज एक भी यहाँ पे x डॉट वाई जो है वो लेस देन और इक्वल है x नॉर्म y नॉर्म के, तो इसलिए ये ग्रीन वाले दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं, ये दोनों लाइंस हैं, ये आपस में लेस और इक्वल हैं। उसके बाद जब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे दिस पे और दिन इन पे, ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब पीछे वाले को नहीं देख रहे हम, ठीक है, ये वाला और ये दो जो आपके पास इक्वलिटी वाली टर्म्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, जस्ट इन दोनों को कंसीडर करना है आपने, ये ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगाया है। उसके बाद जब ओवरऑल आंसर लिखना है हमने, ओवरऑल आंसर में जो भी एक कोई इनइक्वालिटी यूज हो गई, सारी के सारी जो हमारे पास इक्वालिटीज आती जाएंगी वो आपस में देखनी, ठीक है। असल तो काम जो है वो राइट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड को तो हम प्रूफ कर रहे हैं ना। राइट साइड पे हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल, इस तरह ये दो आपस में इक्वल, जैसे मैं इसको 1 2 और इसको 3 का नाम दे दूँ, 1 और 2 इक्वल हैं, 2 और 3 इक्वल हैं, लेकिन 3 और 4 में रिलेशन अब लेस देन और इक्वल का बन गया, 4 और 5 में रिलेशन क्या है, इक्वल का है, और जो ओवरऑल रिलेशन है 1 to 5 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल का, ठीक है। ये आपने इसको एक दफा देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया, काउंटेबल सेट के होते हैं और अनकाउंटेबल सेट के होते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। पहला क्या है कि हम दो सेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, सही है।
हमारे पास दो किस्म के सेट होते हैं, एक तो इक्वल सेट होते हैं और दूसरे इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट के लिए जस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो क्या होती है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, और अगर वो एलिमेंट्स भी सेम हो तो फिर हम उनको इक्वल सेट कह देते हैं। सही है। और जैसा कि अगर मैं ये एक सेट लिखता हूँ A इज इक्वल टू, उसके अंदर दो एलिमेंट हैं 1 2, और एक सेकंड सेट लिख रहा हूँ B विच इज इक्वल टू 2 1। ठीक है। अब देखें पहले सेट का जो ऑर्डर है या इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 2 के इक्वल है। कार्डिनैलिटी के ऑर्डर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। सो ए और बी की जो कार्डिनैलिटी है वो 2 है, मतलब दोनों ये आपस में इक्विवेलेंट सेट हो गए। अब इनके एलिमेंट्स भी सेम है तो मतलब ये इक्वल सेट है हमारे पास। इक्विवेलेंट के बाद जो नेक्स्ट आती है कंडीशन वो इक्वल सेट की आती है। सही है। तो दो, अगर तो जस्ट क्या कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो फिर तो इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स भी अगर इक्वल हैं तो फिर हम उनको इक्वल सेट्स कह देंगे। ठीक है। इसके बाद ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी आएगी कार्डिनैलिटी या बाकी की। हाउ टू कंपेयर सेट्स। ए सेट के अंदर देखिए 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो तीनों एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं। मतलब इन सेट को हम क्या कहेंगे? ए बी आर कॉल्ड इक्वी कार्डिनल। ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। दो इनको मतलब नेम्स है इनके शो करने के लिए, लिखने के लिए, या इनको इक्वी कार्डिनल भी कह सकते हैं या इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये वाला साइन है इसके लिए। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वाला साइन जो है, या इसको हम इक्विवेलेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ये दो फंक्शंस के बताए गए हैं, मतलब ये दोनों सेट के बिटवीन अब इनकी कोरस्पोंडेंस को शो किया गया है। ठीक है। फर्स्ट सेट जो होता है वो आपको पता है डोमेन होता है, और सेकंड सेट जो होता है वो को डोमेन होता है हमारे पास। ठीक है। को डोमेन के अंदर फिर वो रेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है। सही है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि उसकी जो को डोमेन है वो सारी की सारी यूज होनी चाहिए। ठीक है। जस्ट ये कंडीशन होती है ऑन टू के अंदर। ऑन टू में क्या होता है? जो को डोमेन है वो इक्वल टू रेंज होनी चाहिए हमारे पास। और 1 to 1 में क्या होता है कि हर एलिमेंट दूसरे सेट में यूनिक एलिमेंट के साथ मिला हो। सही है। और अगर इन दोनों कंडीशंस को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बाइजेक्टिव हमारे पास बन जाता है सेट। ठीक है। तो बाइजेक्टिव ये इनके दरमियान जो फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। दोबारा सुन लें। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में आपके पास जो सेकंड सेट है जिसको बी सेट कहते हैं या को डोमेन कहते हैं, वो सारे का सारा यूज होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट ना हो जो डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ मिला हुआ ना हो। सही है। तो ये तो डेफिनेशन होगी ऑन टू की, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं जो को डोमेन है वो सारे के सारे रेंज के इक्वल आनी चाहिए। और 1 to 1 क्या होता है? जो भी एलिमेंट आपके पास इधर को डोमेन में है वो पीछे किसी यूनिक एलिमेंट के साथ मिला होना चाहिए। सही है। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपके पास ए का आंसर, ठीक है, वो कोई एक सेम नंबर आ जाए और इसी तरह बी का आंसर भी वो आ जाए, तो ये चीज़ ना हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट पीछे यूनिक एलिमेंट के साथ मिला होना चाहिए। जैसे आपको इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 1 to 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी आंसर 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर लेंगे फिर भी आंसर 1 आएगा। सही है। तो मतलब हमें 1 का पीछे जो यूनिक हमें एलिमेंट नहीं मिला, हमें दो एलिमेंट मिल रहे थे। ठीक है। तो ऐसा सेट जो, या ऐसा फंक्शन जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ऑन टू को भी और 1 to 1 को भी, उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। सही है। उसके बाद कार्डिनैलिटी डेफिनेशन पहले भी मैंने बता दिया आपको। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। ठीक है। कार्डिनैलिटी भी कहते हैं
और इसका दूसरा नाम जो है इसको ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ सेट या साइज ऑफ अ सेट, जो भी मतलब आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। कार्डिनलिटी का वर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा आपके आगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी, इसलिए ये कार्डिनलिटी जो है उसको यूज़ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट और इक्वी कार्डिनल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ बाइजेक्शन डिफाइंड देम, ठीक है, या बाइजेक्शन बिटवीन देम हो, वो सेट जो होते हैं वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो ये देखिए हमने इन दोनों सेट को कहा है कि ये इक्विवेलेंट सेट हैं, तो इनके दरमियान ये बाइजेक्टिव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बाइजेक्टिव का दोबारा से बता देता हूँ कि हर एक का पीछे यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और कोड डोमेन सारी की सारी यूज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर वो पीछे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ तक बेटा का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, इसके बाद नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। समझ आ गई इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं कि जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, सही है, और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास बाइजेक्टिव रिलेशन हो। चलिए नेक्स्ट देखें। अब सबसे पहले काउंटेबल सेट की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर एग्जांपल जो है ऊपर वो डिस्कस करते हैं। काउंटेबल सेट क्या होता है? अ सेट ई कोई भी सेट है इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर अ फाइनाइट सेट और इट इज इक्वी कार्डिनल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसा सेट, पहला तो उसने बता दिया कि ऐसा सेट जो फाइनाइट सेट है वो काउंटेबल सेट लाजमी होगा, सही है। फाइनाइट सेट जैसे 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका आप ऑर्डर बता सकें, जिसकी कार्डिनलिटी बता सकें, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता सकें, वो सेट फाइनाइट सेट होता है। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? और इट इज इक्वी कार्डिनल, ठीक है, या इक्वेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब हर नेचुरल नंबर के अलोंग हम जो सेट हम जिसको प्रूफ करना चाह रहे हैं वो काउंटेबल है, हमें एक एलिमेंट मिलता जाए, ठीक है। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इफ देर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ई जो सेट है जिसको हमने प्रूफ करना है कि जो काउंटेबल है, देन इट इज काउंटेबल सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट लाजमी काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकते हैं। इनफाइनाइट सेट काउंटेबल कब होंगे? जब उनका हम एक बाइजेक्शन रिलेशन जो है वो बता दें कि ये हर नंबर के बिटवीन ये बाइजेक्शन शो हो रही है, सही है। जैसा कि अब सेट ऑफ इवन नंबर्स आप देखें, अब जब आप सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात करते हैं तो, और नेचुरल नंबर्स की, अब आप कहते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं उनके अंदर नेगेटिव तो नहीं एग्जिस्ट करते, सही है। तो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो ई सेट से बिगर होगा, लेकिन ये दोनों सेट जो हैं वो इनफाइनाइट मूव कर रहे हैं और इन दोनों की कार्डिनलिटी, इन दोनों की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। कैसे? वो हमें ये आप शो करवा दें। फर्स्ट सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट हो, सेकंड जिस सेट को हमने प्रूफ करना है कि वो काउंटेबल है, ठीक है। तो अगर उनके हर एलिमेंट के दरमियान कोई बाइजेक्शन शो हो रही है तो वो सेट हमारे काउंटेबल सेट होंगे। सो आप देख लें नेचुरल नंबर्स में आपके पास कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। और इवन नंबर्स में आपके पास 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड अप टू सो ऑन। तो 1 को मैं जो रिलेट करवा रहा हूँ 0 से, जो 2 सेकंड नेचुरल नंबर है वो +2 से, थर्ड -2 से, -2 से। इस तरह जो फोर्थ है +4 से, जो फिफ्थ है वो -4 से, 6 +6 से, और 7 -6 एंड अप टू सो ऑन। नो जायरा, सिर्फ नेचुरल नंबर डेफिनेशन देखें आपको बता रही है।
डेफिनेशन क्या कहती है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ई कोई भी सेट है हमारे पास, सही है। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम किसी भी सेट की बाइजेक्शन शो करवा दें तो वो सेट हमारे पास काउंटेबल सेट बन जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। सो सेट ऑफ इवन नंबर्स, जैसा कि यहाँ पे शो भी करवाया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है वो ये काउंटेबल सेट है हमारे पास, या इनको काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह सेट ऑफ ओड नंबर्स भी सेम, 1 को 1 पे आप मैप करवा दें, देन 2 को -1 पे, 3 को मतलब 3 पे, और 4 को -3 पे करवा दें। इस तरह 5 को 5 पे और 6 को -5। तो ये हर नंबर के लोग आपको एक ओड नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। तो ओड नंबर्स का सेट भी हमारे पास काउंटेबल सेट है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का भी सेट काउंटेबल सेट है, ये जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। 1 को 0 पे कर दिया, 2 को +1, 3 को -1, 4 को +2, 5 को -2। तो हर एक नेचुरल नंबर के लोग हमें एक एक एलिमेंट जो है वो हम मैप करवा सकते हैं, सही है। तो इंटीजर्स का सेट ये भी हमारे पास काउंटेबल सेट है। तो बताएं प्राइम नंबर्स का सेट काउंटेबल होगा कि नहीं? उसामा कह रहे हैं इस तरह तो फिर हर सेट ही काउंटेबल होगा। उसकी भी आगे एग्जांपल्स बेटा आ रही हैं, सही है। क्वेश्चन मेरा फिलहाल ये है कि क्या सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो काउंटेबल सेट है या नहीं। एक आंसर आया अभी तक, सहर खुर्शीद। मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में या तो है या नहीं। अब कहीं इंटरव्यू में जाते हैं ना तो आप मे बी की टर्म यूज कर देते हैं, मे बी और मे नोट भी, तो वहां पे ही आपको वो एक नेगेटिव साइन चला जाता है आपका। मैथमेटिक्स में हर चीज ऑब्वियस होती है, सही है, या है या नहीं है। मे बी या मे नोट भी ये वाला साइन है। बिल्कुल प्राइम नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल सेट है। क्यों? प्राइम नंबर में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? 2, 3, 5, 7, ठीक है। आप इसको नेचुरल नंबर के साथ इसकी इजीली बाइजेक्शन बना सकते हैं, सही है। जैसा कि ये अगर मैं दो इधर ऐसे सेट ले लेता हूँ, ठीक है। 1 ये नेचुरल नंबर्स है, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 1 के रिलेट मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 के रिलेट मुझे क्या मिल जाएगा? 3। 3 के रिलेट क्या मिल जाएगा? 5। 4 के रिलेट मुझे क्या मिल जाएगा? 7। तो इस तरह आप हर एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह सही है। अगर आप एसोसिएट ना कर सकें तो वो सेट हमारा फिर अनकाउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इरेशनल नंबर्स का सेट जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स का सेट, इसको आपने मतलब देखना ये कैसे हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। इसके बाद जी आमना यही अब इस आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी है कि रैशनल नंबर्स को आपने प्रूफ करना है कि वो काउंटेबल सेट है, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स उसी में से आपका आंसर निकल आएगा कि इरेशनल नंबर्स का सेट जो है वो आपका अनकाउंटेबल सेट है, सही है। ये असाइनमेंट नंबर 1 लिख लें आप। असाइनमेंट नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो डैट क्यू इज काउंटेबल सेट, ठीक है। क्यू आपको पता है रैशनल नंबर्स का सेट है जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ इजीली आपको बुक्स में अवेलेबल है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है। और उसका ये जो 4 चीज़ें हैं इसको हमने नेक्स्ट मंडे को डिस्कस करना है, ठीक है। मे बी किसी की मतलब प्रेजेंटेशन
उसमें रख लें, ठीक है। जो भी बच्चा है हम उससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो असाइनमेंट हमें शो करवाएगा, ठीक है जी। बेटा सहर, हर सेट का नेचुरल नंबर के साथ ही बाइजेक्शन देखना है और किसी के साथ नहीं, सही है। नेक्स्ट मंडे को जो बच्चा क्लास में नहीं होगा उसकी 2 वीक्स की एब्सेंट लगेगी, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक मंडे जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा उसकी 2 वीक्स की एब्सेंट लगेगी, और जो प्रेजेंट होंगे उनकी, अगर उनको ये असाइनमेंट ना आती हुई तो उनकी 1 वीक की एब्सेंट लगेगी। तो ये आपने अब याद रखना है कि ये असाइनमेंट नंबर 1, इसको कोशिश करें कि आपको अगर असाइनमेंट पेजेस अवेलेबल हैं तो उस पर इनको सॉल्व कर लें। ये सारी की सारी आपस में रिलेट कर रही हैं, सही है। अगर आप ये काउंटेबल 1 और ये सेकंड कर लेंगे तो ये बाकी दोनों उसी के साथ ही हो जानी है हमारी, सही है। उसामा का क्वेश्चन आपके नेचुरल नंबर ही क्यों है बेटा, वो डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को तो नहीं हम चेंज कर सकते। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर किसी और सेट की कोरस्पोंडेंस मिल जाए तो वो सेट हमारे पास काउंटेबल सेट हो जाता है, सही है। नेचुरल नंबर इसलिए है क्योंकि वो 1 2 3 4 5 मतलब हमें कोई भी सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट ये मिल जाते हैं, सही है। ये काउंटेबल को हमने आगे फिर सीक्वेंस में भी यूज करना है, इसलिए ये हम हर चीज का रिलेशन आप बना लेंगे जब, तो फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने में मसला नहीं आएगा, सही है। हर चीज को रिलेशन बना के चलेंगे। जैसा कि अगर आपने क्यू को काउंटेबल प्रूफ कर लिया और क्यू प्राइम को नॉट काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो उससे आपको ये आर का भी प्रूफ मिल जाएगा और 0 1 का भी मिल जाएगा, मतलब उसकी बेस पे आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं इजीली। इसके बाद 2 थ्योरम्स हैं, वो 2 थ्योरम्स भी आप यूज करेंगे, आपको जो है इनके प्रूफ आसानी से 2-3 लाइनों में मिल जाएंगे, सही है। तो असाइनमेंट नंबर 1 का मैं बता रहा था मैं आपको कि एक तो आपने कोशिश करें असाइनमेंट पेजेस मिल जाएं। अगर असाइनमेंट पेजेस अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने रिंग वाले रजिस्टर के अलावा कोई भी पेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 जो भी आपका नाम, रोल नंबर एटसेट्रा लिख के वो अपने पास आपने सेव कर लेना, ठीक है। उसको रख लें अपने पास। जो जब मैं फिर आपको बताऊंगा कि अब आपने मुझे ये असाइनमेंट जो है वो सेंड करनी है एड्रेस पे, ठीक है, तो वो आपने असाइनमेंट मुझे सारी की सारी सेंड कर देनी है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट नंबर 1 है, इसके बाद 2 3 4 जितनी भी असाइनमेंट्स हुई, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, वो असाइनमेंट आपने अपने पास उनको सेव करते जाएं, एक जगह पर रखते जाएं। ये ना हो कि आखिर में कहें कि सर मेरे तो भाई ने उसको सेल आउट कर दिया या ये हो गया वो हो गया, कोई लेम एक्सक्यूज आखिर पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आखिर पे वो सारी असाइनमेंट्स को आपने मुझे वो सबमिट करवाना है, उसी की बेस पे भी आपके जो नंबर्स वगैरह हैं वो लगेंगे, ठीक है। चलिए अब ऐसा करें, आप ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग जो है दोबारा से ज्वाइन करें आप अभी। कंडीशंस आपको बता दी कि एक तो ये चारों असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए और दूसरा आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 थ्योरम्स आपने लिख लेने हैं। पहला थ्योरम क्या है, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल सेट अगर आपके पास, जैसा कि नेचुरल नंबर का सेट अभी हमने पढ़ा, वो काउंटेबल सेट है, सही है। वो तो नेचुरल नंबर की बाइजेक्शन नेचुरल से वो तो ऑलरेडी है, वो तो प्री डिफाइंड है। इंटीजर्स का सेट है वो काउंटेबल सेट है। उसके बाद उसका कोई सबसेट आप ले लेते हैं, सबसेट में आप -5 -4 -3 -2, ठीक है, अप टू 5 तक ये कोई सबसेट ले लिया तो वो भी काउंटेबल होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये दोनों जो हैं चीज़ें ये यूज होंगी आपके उन थ्योरम्स को प्रूफ करने में, ठीक है। क्यू प्रूफ आप कर लेंगे तो उसके बाद जब आप आर को प्रूफ करने लगेंगे तो उसमें ये चीज़ें जो है वो यूज होंगी, ठीक है। यूनियन क्या है, जैसा कि अब आप जेड के 5-6 सबसेट ले लेते हैं, ठीक है,
तो पहला थ्योरम तो आपको ये बता देता है कि उसके पांचों सबसेट जो हैं वो काउंटेबल हैं, और उससे नीचे वाला थ्योरम क्या बता रहा है, अगर आप उन 5 सेट की यूनियन ले लेते हैं तो वो भी आपको काउंटेबल सेट ही आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लें आप थोड़ी सी रिवीजन कि ए कोई काउंटेबल सेट है कब, इफ एंड ओनली इफ एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से ए सेट तक है। ए सेट क्या है, जो काउंटेबल सेट है। एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में से, और ए किससे बिलोंग कर रहा है, वो सेट ऑफ ए में से। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए, मतलब एन की जगह हम कोई एलिमेंट पुट करेंगे तो हमें सेट ए का कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा। जैसा कि अगर एफ ऑफ वन पुट किया तो हमें ए वन आंसर मिल गया, एफ टू पुट किया तो हमें ए टू आंसर मिला, एफ थ्री पुट किया तो कोई ए थ्री आंसर मिला। तो वो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये सारे के सारे ऐसे लिखे हुए हैं, ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन। ठीक है, ए एन के अगर वो इनफाइनाइट है तो उसके बाद भी वो चलता जाएगा सारा। ठीक है, एन क्योंकि नेचुरल नंबर्स में से है तो एन इनफाइनाइट है, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट टाइम मूव्स करेगा। उसके बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि हम अब ए वन को बाद में नहीं लिख सकते कि हम ए टू को पहले लिख लें ए वन को बाद में लिख लें, इससे तो हमारा सारे का सारा सीक्वेंस जो है जो फंक्शन है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं एक एन स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर आप एन में वन पुट करते हैं तो वन का स्क्वायर वन आएगा, टू पुट करते हैं टू का स्क्वायर फोर, थ्री पुट करते हैं थ्री का स्क्वायर नाइन। ठीक है, अब ये नहीं आप कर सकते कि फोर को बाद में लिख दें नाइन को पहले लिख दें, क्योंकि अगर आप नाइन को पहले लिखेंगे तो टू का स्क्वायर नाइन तो नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो एक ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर इस तरतीब में लिखें तो ये ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड नहीं है। अनऑर्डर में आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में आप कोई से दो टर्म्स को आपस में चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारे पास सीक्वेंस होती है। ठीक है, और ये सीक्वेंस जो है यही हमारे पास काउंटेबल सेट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट के हमें रिलेट एक और एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट का मिल रहा होता है। सही है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन आप देखें, अ सीक्वेंस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या कि आपको जो भी आंसर मिलेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ही रियल एनालिसिस है, तो हमारे जो आंसर्स हैं हम सिर्फ रियल नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो सीक्वेंस है वो हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो हम डोमेन मतलब जो सीक्वेंस के हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास या टर्म्स आ रही हैं, या फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये वाली टर्म्स होंगी। तो ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स में ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 वाले। सही है, ऐसी तरह ज़ीरो कोई ऐसी टर्म नहीं होती जो ज़ीरो टर्म हो हमारे पास। सही है, टर्म्स जो हैं वो स्टार्ट ही किसी भी नंबर में वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा देख लें, अ सीक्वेंस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the set of natural numbers। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ये ए एन, और इसको ब्रैकेट्स में लिख दे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी आपके पास, और एन जो है वो के से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मतलब कोई भी वो 1 2 3 4 5 इस तरह अप टू सो ऑन मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में क्या है हमारे पास कि ए एन कोई सीक्वेंस है। ठीक है, अब वो सीक्वेंस उसने बता दी कि 1/n है, और n कहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। ठीक है, ये नीचे बताया हुआ कि an/1/n ये रूल है हमारे पास, और ये nth टर्म ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, nth टर्म अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की पता है तो आप n के अंदर 1 पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म। इस तरह यहाँ पे देखें ये किया भी हुआ है, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/1 आ जाएगा,
2 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो 1/3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सारी की सारी एक सीक्वेंस बन जाएगी 1/n की। इसी तरह अगर सेकंड सीक्वेंस है 1/n-1, अब आपको पता है यहाँ पे n-1 अब 1 से ही स्टार्ट होगी जी। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1/0 मिल जाएगा, और 1/0 जो है वो आपको पता है वो अनडिफाइंड नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होगी 2 से हमारे पास। सही है, तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो 1/2, 4 पुट करेंगे तो 1/3 एंड अप टू सो ऑन, आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगी। सही है, उसके बाद नेक्स्ट है n स्क्वायर। 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस फंक्शन होता है वो डिस्क्रीट फंक्शन होता है। डिस्क्रीट फंक्शन मतलब कि इसके अंदर जंप्स होते हैं। जंप का क्या मतलब है? जब हम क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 के बाद डायरेक्ट हम 2 पे मूव करते हैं, तो मतलब 1 से लेके 2 तक आपको पता है इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर किसी भी चीज़ के अंदर जंप्स आ जाएं तो वो हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा फंक्शन बनेगा डिस्क्रीट बनेगा, और डिस्क्रीट फंक्शन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दरमियान गैप्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते। यही डिफरेंस नीचे बताया गया है। अगर तो सीक्वेंस फंक्शन हो तो उसकी डोमेन जो है वो आपको पता है नेचुरल नंबर्स होती है। अगर कोई अलजबराइक फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसकी जो डोमेन होगी वो आपकी रियल नंबर होती है। तो अब आप एक्स जब इसके अंदर पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू 0 पुट करते हैं, फिर 0 से लेके 0.1, 0.2 सो ऑन, सारी वैल्यूज आपस में इंटैक्ट होती हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है हमारे पास। लेकिन जब आप एफ ये वाला सीक्वेंस फंक्शन ले लें ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो 1 पे क्या वैल्यू मिल गई है? 1, 2 पे क्या मिल रही है? 4, 3 पे क्या मिल रही है? 9, और इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो इनके नंबर्स के दरमियान अब गैप आ रहे हैं, ये कोई अब इनके दरमियान एग्जिस्ट नंबर नहीं कर रहे। तो जो सीक्वेंस फंक्शन होता है दोबारा से याद रख लें, सीक्वेंस फंक्शन डिस्क्रीट होता है और हर डिस्क्रीट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी तरह अगर अलजेब्राइक फंक्शन है तो वो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। इसी तरह आपने इनके ग्राफ जो हैं वो ड्रा करने हैं कि अगर आपके पास सीक्वेंस हो 1/n, ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हो तो इसका ग्राफ क्या होगा। ये दोनों आपने नेक्स्ट टाइम करने हैं। एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है अगर एक्स 0 हो गया तो ये इस फंक्शन का आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है, जायरा कह रही है अगर जब आप 0 पुट करते हैं 0 के बाद 0.1 भी कर सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। उनके दरमियान इंटरवल में आपको पता है इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं हमारे पास। सही है, अगर मैं इस फंक्शन को कहता हूँ कि 0 और 1 के दरमियान आपने नंबर लेने हैं, तो 0, 1 के दरमियान तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर आप कोई कहते हैं कि यहाँ पे गैप आ रहा है तो वो गैप के अंदर कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे पास। सही है जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो ये नोट्स जो हैं वो मैं आज आप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस 4 असाइनमेंट के दिए हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है हमने नेक्स्ट मंडे को, कल और परसों तो क्लास एज पर स्केजुअल होगी हमारी, और जो उसके बाद जो क्लासेस हैं मंडे वाली क्लास को
हमारी इसकी प्रेजेंटेशन होगी। सही है। दोबारा बता देता हूँ, मंडे वाले क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो उसके 2 वीक्स की एब्सेंट लगेगी, और अगर कोई बच्चा आया है और उसने मतलब प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो उसकी भी जो है वो 1 वीक की एब्सेंट लगेगी। और ये चीज़ें फिर आपके जो 12 मार्क्स हैं उनमें भी काउंट होंगी। सही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लास जो है फिर मैं उसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर कल। नोट्स जो है वो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिए। नोट्स जो मैं कंप्लीट सेंड करता हूँ, ठीक है। तो जो प्रीवियस होते हैं फिर आप उनको डिलीट कर दिया करें। ये तहरीम ने अटेंडेंस सेंड किया लिंक, उस पर अपनी अटेंडेंस लगा दें आप। मेरे पास आपका ये स्क्रीनशॉट भी होता है, जो बच्चा एक्स्ट्रा कोई अटेंडेंस लगाएगा, ठीक है, तो वो फिर उससे मैं उससे बाद में फिर मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज़।